आदाब नाज़रीन, मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। मुल्क में अक़लियत कौन है, एक बार फिर इसकी तशरीह वाज़े करने की बात चल रही है। पीर के रोज सुप्रीम कोर्ट में अक़लियत की तशरीह करने की अर्जी पर सुनवाई हुई। बीजेपी लीडर अश्विनी कुमार उपाध्याय ने अक़लियतों की पहचान के लिए गाइडलाइंस तय करने और इनकी तशरीह की अर्जी दाखिल की थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने अक़लियती कमीशन से 90 रोज में अक़लियत की तशरीह करने को कहा है। दरअसल मुल्क की वो रियासतें जहां हिंदू आबादी कम है, इन रियासतों में हिंदुओं को अक़लियत का दर्जा देने की मांग की गई है। मारूफ माहिर कानून और कौमी अक़लियती कमीशन के साबिक सरबराह ताहिर महमूद ने मुल्क की हिंदू अक़लियतों के मसले को सुप्रीम कोर्ट में ले जाने को एक गैर जरूरी सियासी शोबदा करार देते हुए कहा है कि यह मामला हुकूमत के अपने इख्तियार में है और इसके लिए अदलिया से रुजू करना बिल्कुल बेमानी है, जिसका मकसद सिर्फ सियासी फायदा हासिल करना हो सकता है। लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या वाकई मरकजी सरकार चुनाव से ठीक पहले इस मामले से सियासी फायदा उठाने की कोशिश कर रही है, और सवाल यह भी है कि क्या वाकई इसकी तशरीह करना वक्त की जरूरत है। इसी पर हम बात करेंगे और इस इशू को आज प्राइम डिबेट में तफसील से समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले यह रिपोर्ट देखिए। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी रियासतों जहां हिंदुओं की तादाद काफी कम है, इन रियासतों में हिंदुओं को अक़लियत का दर्जा देने के सिलसिले में अहम हिदायत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर पैनल से गौर व फिक्र करने के बाद रिपोर्ट देने को कहा है। कोर्ट ने कहा है कि जिन रियासतों में आबादी के एतबार से हिंदू कम हैं, क्या वहां हिंदुओं को अक़लियतों को मिलने वाले फायदे दिए जा सकते हैं? क्या इस पैमाने पर अक़लियत का दर्जा मरकजी सतह से अलग तय किया जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट ने कौमी अक़लियती कमीशन को इस मामले में 3 माह में रिपोर्ट देने को कहा है। कश्मीर में जो लोग 70% है वो माइनॉरिटी कहलाते हैं, जो 25% हैं वो मेजॉरिटी कहलाते हैं। लक्षद्वीप में जो लोग 96% हैं वो माइनॉरिटी कहलाते हैं, जो 2% है वो मेजॉरिटी कहलाते हैं। यही हाल आपका मणिपुर में है, मिजोरम में है, अरुणाचल में है, नागालैंड में है, ये हर जगह यही स्थिति है। तो देश के 8 राज्यों में जहाँ पे हिंदू वास्तव में माइनॉरिटी हैं, उनको माइनॉरिटी का फ़ायदा नहीं मिल रहा है, उनको जो 15 पॉइंट प्रोग्राम है उसका फ़ायदा नहीं मिल रहा है। इनको ध्यान रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बोला है नेशनल माइनॉरिटी कमीशन सबसे पहले अल्पसंख्यक की परिभाषा तय करे और अल्पसंख्यक की पहचान राज्यों के स्तर पर करे। वाज़ेह है कि 1998 में कौमी अक़लियती कमीशन के चेयरमैन की हैसियत से ताहिर महमूद ने मुल्क की हिंदू अक़लियतें के उन्वान से एक रिपोर्ट तैयार करके हुकूमत को पेश की थी, जिसमें नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लक्षद्वीप में हिंदुओं को अक़लियत का दर्जा देने की सिफारिश की गई थी। लेकिन उस वक्त बीजेपी लीडरों ने इस पर सख्त तनकीद की थी और बीजेपी की मरकजी सरकार ने इस पर चुप्पी साध ली थी। लेकिन अब इस पर बीजेपी की तरफ से आवाज उठाने के कई माने निकाले जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। तो मुल्क में एक बार फिर माइनॉरिटी यानी अक़लियत की तशरीह रीडिफिनेशन पर चर्चा चल रही है और सुप्रीम कोर्ट में कल इस पर सुनवाई हुई थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने अब कौमी अक़लियती कमीशन को 3 महीने यानी 90 दिनों का वक्त दिया है कि इसकी क्या वाकई में जरूरत महसूस हो रही है, इस पर एक रिपोर्ट तैयार करके सुप्रीम कोर्ट में जमा करे, जिस पर फिर से सुनवाई होगी। लेकिन सवाल यह उठ रहा है कि क्या वाकई ये वक्त की जरूरत है? क्या इन रियासतों में जहां पर हिंदुओं की आबादी कम है वहां पर हिंदुओं को अक़लियत का दर्जा मिलना चाहिए? इसी पर हम चर्चा करेंगे। कुछ खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का आपसे हम तारुफ करा दें। मेरे साथ अब्दुल हमीद नोमानी साहब, जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं मजलिस मशावरत के, जुड़े हुए हैं। जस्टिस Z.U. खान साहब हैं, साबिक जज हैं, फॉर्मर जज हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अल नासिर जकरिया साहब हैं, सेक्रेटरी महाराष्ट्र कांग्रेस के, वो भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। कुछ देर में बीजेपी के स्पोक्स पर्सन अश्विनी उपाध्याय, जो कि इस पूरे मामले के अर्जी गुजार हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ जाएंगे। और अब्बास अली जैदी साहब, जो कि स्पोक्स पर्सन है समाजवादी पार्टी के, वो भी हमारे साथ कुछ देर में जुड़ेंगे। जो मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं उन सभी का बहुत इस्तकबाल करते हैं न्यूज़ 18 उर्दू में। सबसे पहले जस्टिस Z.U. खान साहब, आपसे ही शुरुआत करना चाहेंगे कि यह मामला हालांकि पुराना है कि जिन स्टेट में हिंदुओं की आबादी कम है, जहां पर 50% से कम आबादी हिंदुओं की है, वहां पर हिंदुओं को माइनॉरिटी स्टेटस मिलना चाहिए, अक़लियत का दर्जा मिलना चाहिए। कानून क्या कुछ कहता है? जस्टिस Z.U. खान साहब।
कश्मीर तक हिंदुस्तान एक है। जी। अगर इसको फिरकों में बांटा जाएगा और उसमें अलग अलग डिफिनेशन की जाएगी कि कश्मीर में जो मुसलमान है वो अलग है और जो यूपी में मुसलमान है वो अलग है और बिहार का मुसलमान अलग है, तो इसलिए तमाम फिरके हो जाएंगे और तमाम इससे आ जाएगी, इसलिए देश बंटने के और जो ताकतें हैं वो मजबूत हो जाएंगी। इसलिए सबसे बड़ा कंसेप्ट हमारा यही होगा कि जो भी कुछ है और वो डिपेंड करता है नेशनैलिटी पे। हमारी नेशनैलिटी एक है और नेशन में जो होगा वो एज ए होल डिस्कवर किया जाएगा। पहले जो बीजेपी गवर्नमेंट ने 98 में किया था वो मेरी समझ में बहुत सही स्टेप था कि कोई भी स्टेट अलग अलग उसमें फिरकों में नहीं बांट सकती आदमी को। ये नहीं कह सकती कि फला 96% अगर लक्षद्वीप में है तो वहाँ की भौगोलिक स्थिति और वहाँ के सर्कमस्टांसेस और ये डिपेंड करते हैं। माइनॉरिटी का जो फंक्शन शुरू हुआ है सबसे पहले 1928 में पंडित मोतीलाल नेहरू ने एक रिपोर्ट दी थी, उसमें माइनॉरिटी के बारे में उन्होंने लिखा था कि माइनॉरिटी के राइट्स प्रोटेक्ट किए जाए। उसमें पूरी डिफिनेशन नहीं थी, सब कुछ नहीं था, केवल एक ये अंदाज़ा था और केवल एक वो इशारा था कि किस तरह से माइनॉरिटीज़ को टैकल किया जाए, लेकिन उससे ये कोई मतलब नहीं था कि इस तरह बंटवारा किया जाए कि क्या उनके राइट्स होंगे, क्या वो होंगे, और इसीलिए डिफिनेशन शायद नहीं दी गई। माइनॉरिटी इटसेल्फ सजेस्ट करता है कि माइनॉरिटी मीन्स जो अकलियत जो कि मेजॉरिटी में नहीं है, दैट इज, ये कुछ सब्जेक्टिव वो ऑब्जेक्टिव टर्म नहीं है कि 13% हो, 14% हो या 49% हो, 51% हो। ये वो जो मेजॉरिटी में नहीं है, एक वो जो मेजॉरिटी में है, एक दो जो मेजॉरिटी में नहीं है, वो माइनॉरिटी कहलाए जाएंगे। बिल्कुल, इस पर जस्टिस जेडयू खान साहब इस पर और भी हम आपसे बात करेंगे, लेकिन जो अर्जी गुजार हैं अश्विनी उपाध्याय जी वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप बीजेपी के स्पोक्स पर्सन भी हैं, इसके अलावा अब्बास अली साहब जो कि स्पोक्स पर्सन है समाजवादी पार्टी के, वो भी हमारे साथ जुड़ गए। अपने दोनों मेहमानों का बहुत इस्तकबाल करते हैं। अश्विनी उपाध्याय जी, शुरुआत मुझे आपसे ही करनी थी और पहला सवाल शायद मेरा यही होता कि रीडिफिनेशन यानी नई तशरीह, माइनॉरिटी या अकलियत की नई तशरीह या रीडिफिनेशन की जरूरत क्यों महसूस की जा रही है, किस वजह से आपने यह इशू उठाया है? देखिए हुरैरा साहब, मेरे हाथ में भारत का संविधान है जिसको बाबा साहब अंबेडकर, सरदार पटेल, मौलाना कलाम 300 लोगों ने मिलकर बनाया था। और जो 300 लोग थे उसमें 75 मुसलमान थे, 225 लोग और धर्मों के थे, पंडित नेहरू थे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। 300 लोगों ने इस मिलकर संविधान को बनाया था जी। इस संविधान में केवल 2 जगह आर्टिकल 29, आर्टिकल 30, मैं निवेदन करूंगा बहुत गंभीर विषय है, इसलिए जब तक मैं अपनी बात पूरी कर लूं थोड़ा डिस्टर्ब मत करिएगा, बीच में रोकिएगा मत। आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 में 2 जगह लिंग्विस्टिक एंड रिलीजियस माइनॉरिटी, बिल्कुल केवल रिलीजियस माइनॉरिटी वर्ड यूज नहीं हुआ है, लिंग्विस्टिक एंड रिलीजियस माइनॉरिटी ये वर्ड यूज हुआ है। और ये हुआ ये रखा किस लिए गया है वो मैं आपको बताता हूं। जब ये संविधान बनाया जा रहा था उसके पहले भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हो गया था धर्म के आधार पे। मुस्लिम सारे चले गए, यहां बहुत कम संख्या में बचे थे। तो हमारे संविधान निर्माताओं को यह लगा कि जो सरकार बनेगी निश्चित रूप से यहां हिंदू बहुसंख्यक है तो हिंदुओं की सरकार बनेगी। ऐसा न हो कि आने वाली सरकार मुसलमानों के या जो अल्पसंख्यक हैं उनके रीति रिवाज पे बैन कर दे, उनके अपने त्योहारों पे बैन कर दे। इसलिए यह कहा गया इसमें कि जो माइनॉरिटी है, रिलीजियस और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी, वो अपने रीति रिवाज का पालन कर सकेंगे, अपना वो पूजा पाठ कर सकेंगे, अपने त्योहार को मना सकेंगे। मैं रिपीट कर रहा हूं, माइनॉरिटी के लिए कोई अलग से सुविधा देने का एक भी प्रावधान नहीं है। इसमें केवल कहा गया प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन, अपने रीति रिवाज को मनाने की छूट होगी, अपने त्योहार मनाने की छूट होगी और अपने स्कूल खोलने, यानी अगर वो मदरसा खोलना चाहते हैं तो मदरसा खोल लें। इसके अलावा इस संविधान में कुछ नहीं लिखा हुआ है। अब बात आती है कि लेकिन एक मिनट मैं अपनी बात पूरी कर लूं पहले प्लीज जी। हाँ, उसके बाद लेकिन इसमें डिफाइन नहीं किया गया कि ये रिलीजियस माइनॉरिटी कैसे होगा। जब इस संविधान बन गया तो राज्यों का बंटवारा हुआ। राज्य कैसे बटे, वो लैंग्वेज के आधार बटे। राज्यों का जो हमारा यहां पे राज्य बने हैं वो रिलीजन के आधार पर नहीं बने, रिलीजन के आधार पर ऑलरेडी एक देश बन चुका था, राज्य बने लैंग्वेज के आधार पे। इसके बाद 1993 तक कोई माइनॉरिटी मेजॉरिटी का चक्कर नहीं था। 1993 में एकाएक रात को पता नहीं कैसे सपना आया, बिना किसी ग्राउंड वर्क के, बिना किसी होमवर्क के, बिना कोई
स्टडी किए, बिना कोई सोशल ऑडिट किए, बिना कोई रिसर्च किए सरकार ने एकाएक, कांग्रेस की सरकार ने बोला ये 5 लोग माइनॉरिटी हैं। 2006 में फिर से सपना आया कि नहीं 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 नहीं, एक अलग से माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री भी होनी चाहिए। तो आज तक 70 साल तक बीत गए हैं, माइनॉरिटी को डिफाइन नहीं किया गया, माइनॉरिटी का पैरामीटर सेट नहीं किया गया, लेकिन माइनॉरिटी कमीशन बना दिया गया और माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री बना दी गई। सन 2002 में टीएमए पाई का केस है, वो मामला पहले 3 जजों के सामने गया, 3 के बाद 5 के गया, 5 के बाद 7 के बाद 7, फिर उसके बाद 9 जजों के सामने गया, फिर 11 जजों के सामने गया। 11 जजों की बेंच की जजमेंट। अश्विनी उपाध्याय जी, ठीक है, 93 की गवर्नमेंट कांग्रेस की थी, उसके बाद बीजेपी की हुकूमत आई, कम से कम बीजेपी की हुकूमत अश्विनी उपाध्याय जी आई, कम से कम उससे इस पर नजर दौड़ानी चाहिए थी। अगर ये इतना गंभीर इशू था तो बीजेपी ने इस पर नजर आखिर क्यों नहीं दौड़ाई, उसकी नजर इस पर क्यों नहीं गई? हाँ सुनिए सुनिए, बिल्कुल आपका सवाल बिल्कुल वाजिब है। अरे भैया ऐसा तो है नहीं कि बीजेपी के पास मतलब देश में जितने कमियां छोड़ दी गई बीजेपी आते आते सबको पकड़ लेगी। अरे कोई रेस तो करने वाला चाहिए ना। बीजेपी का मतलब क्या? बीजेपी का मतलब इंसान, इंसानों से बनी हुई पार्टी। तो अगर हमें समझ में आ रहा है ये इशू है, इसलिए हम सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट को बात समझ में आई। अगर सुप्रीम कोर्ट को बात समझ में नहीं आती सुप्रीम कोर्ट डिसमिस कर देता, सुप्रीम कोर्ट पीआई डिसमिस कर देता। सुप्रीम कोर्ट ने 2017 में क्या कहा था अश्विनी जी? अश्विनी जी, जब पहली बार आप 2017 में गए तो सुप्रीम कोर्ट ने आपको कमीशन भेज दिया था। हाँ 2017 में हम गए, उसके पहले हम कमीशन के पास नहीं गए। एक ये बेसिक प्रोटोकॉल होता है, यहां पे खान साहब बैठे हैं, कि अगर आप जब पीआईएल फाइल करते हैं उसके पहले एक रिप्रेजेंटेशन देना जरूरी होता है। हमने उसके पहले रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया था, ये हमसे गलती हुई थी। तो जब हम गए तो कोर्ट ने पूछा आपने कोई सरकार को या माइनॉरिटी कमीशन रिप्रेजेंटेशन दिया? हमने कहा हमने तो नहीं दिया। तो बोले आप पहले वहां देने जाओ। हमने वहां दे दिया, 1 साल तक उस पर कोई काम नहीं हुआ, इसलिए हमने दोबारा फाइल किया। जब दोबारा फाइल किया तो कोर्ट ने बोला अब 90 दिन के अंदर डिसाइड कर दो, और यह भी कहा है कि 90 दिन के अंदर जो डिसाइड हो जाएगा उसके बाद अगर आपको लगता है कि नहीं आपके साथ इंसाफ नहीं हुआ है तो आप दोबारा कोर्ट चले आना। ठीक है जेडयू खान साहब, मैं और जो मेरे पहले से उनके पास आता हूं, लेकिन जो बातें अश्विनी उपाध्याय जी ने कही हैं उसी को मैं जस्टिस जेडयू खान साहब से समझने की कोशिश करूंगा। जस्टिस खान साहब, जो बातें अश्विनी उपाध्याय जी ने कही हैं इन्हें आप कैसे देखते हैं? क्योंकि 2017 से ही सुप्रीम कोर्ट गए थे अश्विनी जी, और जो चीजें कही हैं इन्होंने, जो चीजें इन्होंने कही हैं उसे कैसे देखा जाए? मैंने इनकी पिटीशन भी देखी थी, मैं भी इनके साथ ही रहता हूं और हमारे चैम्बर में बैठते हैं, इसलिए इनका कोई काम मुझसे छुपा नहीं, मैंने देखा था पूरा। लेकिन एक सबसे बड़ी बात यह है कि शायद ये कंफ्यूजन इनको ये है कि माइनॉरिटी का मतलब खाली मुसलमान है। माइनॉरिटी का मतलब कभी मुसलमान नहीं रहे। माइनॉरिटी का मतलब आज भी जो माइनॉरिटी कमीशन है, माइनॉरिटी कमीशन में जैन भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं और बहुत से बुद्ध भी हैं, ऐसे बहुत से लोग हैं जो कि मुसलमान नहीं हैं। तो इसलिए खाली मुसलमानों से कंफ्यूज करना एक बहुत बड़ी गलती। दूसरी बात ये कि ये 1928 में, फिर 1945 में नहीं, बिल्कुल मुसलमान से कोई मतलब नहीं सर, बिल्कुल मुसलमान से कोई मतलब नहीं है। और उसके बाद ये आज़ादी से पहले की बात है। फिर 1950 में यूएन रिपोर्ट आई, यूएन रिपोर्ट में माइनॉरिटी के बारे में डेफिनेशन दी गई और माइनॉरिटी कमीशन को माइनॉरिटीज़ को एक्सप्लेन किया गया। माइनॉरिटी वो है जो कि अपना एक अलग से अपना अस्तित्व रखता है, अपना कल्चर रखता है, अपनी सैंक्टिटी मेंटेन करना चाहता है, वो माइनॉरिटी है। इसका ये मतलब कभी नहीं होता है कि ग्रुप ऑफ मुस्लिम्स आर माइनॉरिटी। मुसलमान का इसमें कहीं तक कोई अस्तित्व नहीं। इसमें केवल माइनॉरिटी का मतलब ये है कि जो अक्सरियत से कम है वो माइनॉरिटी है। अरे खान साहब आप क्या सुन रही है? हमने मुसलमान का नाम कहां ले लिया? हमने मुसलमान का नाम नहीं लिया सर। 5 माइनॉरिटी बताया, 5 माइनॉरिटी हैं। मुसलमान का नाम तो पूरे 5 नहीं लिया। 5 माइनॉरिटीज हैं। 2005 में बाल पाटिल केस है, सुप्रीम कोर्ट का 2005 का केस है बाल पाटिल का, जिसमें सुप्रीम कोर्ट में जैनियों को माइनॉरिटी का दर्जा देने से मना कर दिया। जैन गए थे माइनॉरिटी के दर्जे के लिए, जैनियों को मना कर दिया। 2014 में जैनियों को 6वें माइनॉरिटी के रूप में जोड़ा गया। मुझे कुछ और मेरा बेसिक कहना यह है, नहीं दूसरी बात ठीक है अश्विनी जी, मैं आपके पास आऊंगा क्योंकि पूरा इशू आपसे ही जुड़ा हुआ है, आप खुद अर्जी गुजार हैं। मैं आपको सबसे ज्यादा मौका दूंगा, लेकिन खान साहब बात पूरी कर ले, मैं फिर आता हूं। जी
दूसरे पैनलिस्ट भी वेट कर रहे हैं। ये जो भी कुछ है ये केवल इस बात पे बेस है कि यूएन की रिपोर्ट भी है इसमें, उसके पहले भी, आजादी से पहले भी ये मसला चला आ रहा है। इसमें ये शब्द रखा गया है कि जो लोग कम हैं संख्या में, जो कि एक मेजॉरिटी के बाहर के लोग हैं, जो मतलब एक ग्रुप से कम है, उनकी प्रोटेक्शन करने के लिए, उनके राइट प्रोटेक्शन करने के लिए, उनकी लैंग्वेज प्रोटेक्शन करने के लिए, इसलिए ये दिया गया है। अब मसलन पारसीज हैं, पारसीज कितने कम संख्या में हैं और धीरे धीरे डिके होते चले जा रहे हैं। क्रिश्चियन हैं 2% से भी कम, 1% हैं। सिख जो है 2% हैं। अब अगर ये कहा जाए कि अगर पंजाब में जितने सिख हैं सबको मेजॉरिटी मान लिया जाए, तो ये कहाँ की बेवकूफ़ी वाली बात होगी। कोई भी ऐसी बात नहीं हो सकती कि आप अलग से एक स्टेट में एक स्टैंडर्ड रखें और दूसरे स्टैंडर्ड दूसरा स्टैंडर्ड रखें। हाँ, माइनॉरिटी की जो डेफिनेशन है वो जरूर इंपॉर्टेंट है, और माइनॉरिटी की डेफिनेशन मतलब अपने आप में दर्शित करती है कि जो लोग मेजॉरिटी में नहीं वो माइनॉरिटी है। और माइनॉरिटी इसलिए कौन है? माइनॉरिटी आप देख ले, जो कि साफ दिखता है, जिनकी कल्चर अलग है, जिनका लैंग्वेज अलग है, जिनका रिलीजन अलग है, और जो अपने इंस्टीट्यूशन मेंटेन करना चाहते हैं उनके करने के लिए। और इसीलिए फाउंडिंग फादर्स ने जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, कॉन्स्टिट्यूशन में उन्होंने स्पेसिफिक, ठीक है, मैं अश्विनी जी आपके पास आऊंगा, लेकिन अल नासिर जकरिया साहब जो इशू उठाया और जिस पर सुप्रीम कोर्ट का रिमार्क आया है कि 3 महीने में इस पर कमीशन अपनी रिपोर्ट दे। अब यहां पर एक चीज यही वाज़ेह नहीं कि अकलियत या माइनॉरिटी कहां किसे जाए, नेशनल लेवल पर इसे देखने की जरूरत है या फिर स्टेट लेवल पर इसे देखा जाए, कैसे से समझा जाए? अबू हुरैरा साहब अस्सलाम वालेकुम। देखिए, इस पर जो बहस चल रही है, चर्चा चल रही है, जो इस मुल्क में अक़लियती रहते हैं, अभी इसकी भी तशरीह बीजेपी वाले करने वाले। इतने सालों में माइनॉरिटीज़ के हुकूक जो हमारा आईन देता है वो तो ये दे नहीं पाए। और आप इसे टाइमिंग देखिए, अब चुनाव हमारे सर पर मंडरा रहा है, खड़ा है, और ये चुनावी मुद्दा बनाते हैं। इनको अक़लियतियों से नहीं, मामला 2017 का मामला है। मुल्क के बाशिंदों, जकरिया साहब, अल नासिर जकरिया साहब, अश्विनी उपाध्याय जी 2017 में कोर्ट गए थे इस इशू को लेकर। 2017 को पता ही नहीं है भाई। 2017 में तो रिजेक्ट हुआ। मेरा सवाल यहां उठता है कि भारतीय जनता पार्टी हर मुद्दे पे फेल हो गई है। पता ही नहीं हर कुछ मुद्दे। भाई, इनको बताइए, अब ये अपनी कमजोरियों को छुपाने के लिए सर पर चुनाव है तो ये ऐसे मुद्दे छोड़ेंगे। अब हमारे आईन में नेशनल माइनॉरिटी कमीशन ने क्लियरली कुछ डेफिनेशंस बता दिए, क्लियरली कुछ बात किए हैं। एक्सक्यूज मी, मुझे मेरी बात कंप्लीट होने दीजिए। आपको थोड़ा सब्र और तहम्मुल है, शांति बनाए रखिए आप प्लीज। अब मुझसे सवाल किया गया है, आप एक वरिष्ठ लॉयर हो, उसकी गरिमा रखिए आप प्लीज। मुझे मेरी बात कंप्लीट होने दीजिए। हमारा यह कहना है कि यह बात की जरूरत क्यों है, क्योंकि आज डेवलपमेंट का मुद्दा नहीं बात किया जा रहा है, गुजरात मॉडल का मुद्दा नहीं बात किया जा रहा है, अक़लियतियों को खुलेआम मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, कत्लेआम किया जा रहा है। आज जानवरों की ठीक है अल नासिर जकरी साहब, मेरे ख्याल से इशू पर आना चाहिए। अब्बास अली ज़ैदी साहब, हमारा मुल्क, अब्बास अली साहब, सबसे पहले तो इसी को समझने की जरूरत है कि अक़लियत अगर पूरा एक कमीशन बना हुआ है, अक़लियती कमीशन बना हुआ, और इसमें सिर्फ मुसलमान ही नहीं आते हैं। वन लॉ वन नेशन, अभी इसमें तुम ड्यूल स्टैंडर्ड क्यों अपना रहे हो? अब्बास अली ज़ैदी साहब, जो जस्टिस अबू हुरैरा भाई जी, मैंने आपका सवाल सुन लिया। अबू हुरैरा भाई, जो आपका सवाल है उससे पहले सवाल ये उठना चाहिए कि हमारे मुल्क की जो ये हुकूमत है, ये कितनी मुनसिफाना हुकूमत है। इस हुकूमत ने अल्पसंख्यक, जिनको हम अक़लियत कहते हैं, अक़लियत विभाग के बजट को हर साल कम किया, और अब 5 साल गुजर जाने के बाद जिस विभाग ने कुल 23% अपनी अलॉटेड बजट को खर्च किया हो, आप किस स्टेटस की बात कर रहे हैं? आप हकीकत की बात करें कि आप स्टेटस से क्या देने जा रहे हैं। पहले जिनको स्टेटस प्राप्त है उनकी आप हालात को देख लीजिए कि उनके हालात इस मुल्क में क्या हैं। अगर नहीं देखना है बहुत डिटेल में जाके, तो सच्चर कमीशन की रिपोर्ट को ही पढ़ लें।
और वो लोग, वो विचारधारा कि जिसने एक अल्पसंख्यक पूर्व प्रधानमंत्री के ये कहने पर कि देश के खजाने पर इस देश के अल्पसंख्यकों का अधिकार हो, मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप लगा दिया। ये भूल गए कि ये अल्पसंख्यक की कैटेगरी में से मुसलमान नहीं, बहुत सारे ऐसे धर्म हैं जो हमारे देश में आते हैं। आप क्या नजीर पेश कर रहे हैं? हम पूछना चाहते हैं कि आप जो स्टेटस की लड़ाई लड़ रहे हैं, इस स्टेटस से जो पूर्व की सरकारों में, मैं कहना चाहूंगा जो कांग्रेस की हुकूमतों ने अल्पसंख्यकों का हाल किया, उसमें आपने भी 4 चांद लगा दिए। अल्पसंख्यकों के साथ खुल्लम खुल्ला मॉब लिंचिंग इस देश में होती रही, आप कोई सख्त कानून नहीं बना पाए, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर पाए, और सरकार में बैठे बड़े नेताओं ने बाकायदा ऐसे लोगों को फूल माला पहना करके स्वागत करने का काम किया। मैं ये कहूंगा, लेकिन अब्बास अली साहब जो इशू अश्विनी उपाध्याय ने उठाया है, अब्बास अली साहब जो इशू अश्विनी उपाध्याय जी ने 2017 में उठाया था, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने कल अपना रिमार्क दिया है, जिन 8 रियासतों में जिन 8 रियासतों में हिंदुओं की तादाद कम है, क्या उन्हें माइनॉरिटी का स्टेटस मिलना चाहिए? क्या यह मांग जायज है? देखिए, मैं अबू हुरैरा भाई ये कहना चाहता हूं कि अश्विनी भाई को मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूं, मैंने इनके बहुत सारे केसेस स्टडी भी किए हैं, ये मेरा सौभाग्य है। मैं इतना कहूंगा कि आप जिस स्टेटस की बात कर रहे हैं, उस स्टेटस से उन स्टेट्स में रहने वाले हिंदुओं के हालात कितने बदलेंगे, मैं उसके ऊपर कह रहा था। लेकिन जब इस देश का संविधान हमारे भारत के किसी भी आजाद नागरिक को यह अधिकार देता है कि वो किसी भी स्टेट में जाके रह सकता है, अनलेस एंड अनटिल कोई स्पेशल स्टेटस क्रिएट ना हो किसी स्टेट का, तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि आप इस स्टेट में किसकी पॉपुलेशन क्या है, आने वाले 20 सालों में किस स्टेट की पॉपुलेशन क्या होगी, ज्योग्राफिकली उस स्टेट का क्या स्टेटस होगा, नहीं कह सकते। सेंट्रलाइज्ड लॉ से यह मुल्क चलता है, और सेंट्रलाइज्ड लॉ पे ही आप प्रश्न चिन्ह लगा करके एक ऐसी नजीर रख रहे हैं। मैं ये नहीं कहता आपने गलत किया, बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं कि जो काम बड़े बड़े आपकी सरकार सीधे सीधे अध्यादेश लाती है, कम से कम आप भारतीय जनता पार्टी के एक सीनियर नेता भी हैं, इस देश के एक वरिष्ठ वकील हैं, कम से कम अदालत गए। नहीं, आप लोग तो अदालत के बगैर भी बहुत से फैसले ले लेते हैं, ऐसे फैसले जो इस देश के ढांचे को तोड़ने का काम कर सकते हैं। ठीक है, अब्दुल हमीद नोमानी साहब, जो इशू उठा है इस वक्त 2017 में उठाया था अश्विनी जी ने, क्या एक डर सता रहा है कि अगर इस तरह का मामला हुआ तो जम्मू कश्मीर जैसी रियासत जहां पर मुसलमान ज्यादा है, और अगर वहां पर हिंदुओं को माइनॉरिटी का स्टेटस मिल जाता है तो मुसलमानों का नुकसान होगा सीधे सीधे? देखिए, मुसलमानों के नफा नुकसान का इससे कोई लेना देना नहीं है। अकलियत को परिभाषित करने का, उसकी तशरीह की बात जो है कई बार उठी है। ताहिर महमूद साहब जब जो है चेयरमैन थे तो उन्होंने भी ये मुद्दा उठाया था। बिल्कुल, अश्विनी कुमार साहब भी गए थे सुप्रीम कोर्ट में। आप देखेंगे कि अल्पसंख्यक जो है शिक्षण संस्थानों को लेके और अन्य मामलों को लेके जितने भी निर्णय आए हैं, उसमें जो है वो अकलियतों को सामने रख के जो है वो निर्णय आए हैं। तो जो है 100% में जो आधा है उससे जो कम होगा, वो जो है बिल्कुल जो है सीधे सीधे तौर पर जो है वो अकलियत की जो है वो तशरीह में वो आते हैं। ये तो ये तो इनका जो है वो सियासी जो है वो मुद्दा है कि ये होना जाना कुछ नहीं है, लेकिन यह है कि वो चुनाव की सियासत से ये जो है बात जो है जुड़ेगी और वो कहीं न कहीं उसका जो फायदा उठाना चाहते हैं। कभी भी जो है स्टेट लेवल पे किसी चीज की भी तशरीह या जो है परिभाषित नहीं हो की गई आज तक। जो है पूरे जो है मजमुई तनाजुर में जो है वो तशरीह की गई है, वो देश स्तर पे, मुल्क की सतह पे। ये जो है स्टेट लेवल पे ये नहीं है, ये खुद जो है संघ की विचारधारा और नजरिए के खिलाफ है। वो जब कन्याकुमारी से लेके जो है कश्मीर तक और विंध्याचल लेके वो पूरे देश को एक जो है सबका रिएक्शन आपसे लूंगा, आपको मैं टाइम दूंगा। के आधार पे हिंदुओं को क्यों बांट रहे हैं? आज तक जो है हिंदू की जो है वो तशरीह नहीं की जा सकी है कहीं पे भी जो है। ठीक है, अश्विनी उपाध्याय जी, आपने सबका रिएक्शन सुना, आपने सबका रिएक्शन सुना। किसी ने कहा कि भाई ये सियासी स्टैंड है, किसी ने कहा कि मुल्क को तोड़ने की एक चाल है। आपका रिएक्शन जो पहले से आपने सुना, तशरीह आज तक की जा सकी है?
हिंदू की भी तशरीह नहीं की जा सकी है। हिंदुत्वा के बारे में तो कहा गया है कि कंफ्यूजन है, अश्विनी उपाध्याय जी, कंफ्यूजन है। आज तक जो है वो तशरीह नहीं की जा सकी। गुरु गोलवालकर भी परेशान हो गए। ठीक है मौलाना आपकी बात हो गई, मौलाना आपकी बात हो गई। अश्विनी जी को सुन लेते हैं, बहुत टाइम दे दिया आप लोगों को। जी अश्विनी जी। हुरैरा जी, आपका चैनल राष्ट्रीय चैनल है और मुझे पता है भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के कई देशों में भी इसको देखा जाता है, ऐसा मुझे पता है। अरब के कंट्रीज में भी देखा जाता है। मैं सबसे आग्रह करूंगा ऐसी बात मत करिए कि दुनिया के दूसरे देशों में गलत मैसेज जाए। मैं केवल और केवल जजमेंट की बात करूंगा। और मुझे आश्चर्य है कि आज खान साहब पता नहीं कैसे हमारे चैम्बर में बैठते हैं, सुप्रीम कोर्ट में खान साहब हमारे ही चैम्बर में बैठते हैं। इसमें कोई, मैं आपको कह रहा हूं ऑन एयर, सुप्रीम कोर्ट का 2002 का फैसला है, 11 जजेस बेंच का फैसला है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला हुआ है आप माइनॉरिटी को परिभाषित करिए और माइनॉरिटी का आइडेंटिफिकेशन आप स्टेट लेवल पे करिए, राष्ट्रीय लेवल पे मत करिए। टीएमए पाई केस है, 11 जजेस बेंच की जजमेंट है। कहिए तो मैं अभी पीछे से मेरे रखा हुआ मैं निकाल के दिखा देता हूं। अब आता हूं मैं दूसरी बात पे। इसके बाद एक बाल पाटिल थे, वो जैन थे, वो गए बॉम्बे हाई कोर्ट, बोले हम तो 1% है, हमको भी माइनॉरिटी दे दो। हाई कोर्ट ने बोला नहीं, इंडिया में भारत में माइनॉरिटी की कोई डिफिनीशन नहीं है, इसलिए हम यूएन की डिफिनीशन अडॉप्ट करेंगे। यूनाइटेड नेशन की डिफिनीशन क्या है अबू रहरा जी? कहता है एनी ग्रुप आर कम्युनिटी, मैं बिल्कुल वही कोट कर रहा हूं, एनी ग्रुप आर कम्युनिटी विच इज सोशली, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली नॉन डोमिनेंट एंड इनफीरियर इन पॉपुलेशन। यानी ऐसा समुदाय जिसका कोई सामाजिक वजूद न हो, जिसका आर्थिक वजूद न हो, जिसका कोई राजनीतिक वजूद न हो, और इनफीरियर इन पॉपुलेशन, जिसकी संख्या नगण्य हो, उसको कहते हैं माइनॉरिटी। ये यूनाइटेड नेशन की डिफिनीशन है। उसी डिफिनीशन को बॉम्बे हाई कोर्ट ने अडॉप्ट किया और जैनियों को माइनॉरिटी का दर्जा देने से मना कर दिया। बोला आप संख्या में 1% हो, लेकिन आप इकोनॉमिकली डोमिनेंट हो, आप आर्थिक रूप से मजबूत हो, आपको दर्जा नहीं मिलेगा। बाल पाटिल साहब आए सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में 2005 में 3 जजेस बेंच की जजमेंट है, जस्टिस धर्माधिकारी ने वो जजमेंट लिखा, उसमें बोला ये देश की एकता और अखंडता के लिए खिलाफ है। कल को कोई और आएगा बोले मुझे माइनॉरिटी। अब जरूरत आ गई है इस देश को माइनॉरिटी मेजॉरिटी के उससे मुक्त करने की, और एक इसमें पैरामीटर सेट होना चाहिए, एक इसकी डिफिनीशन बननी चाहिए। उसके बाद भी नहीं हुआ। खान साहब कह रहे थे कि वो पंजाब में सिखों का छिन जाएगा, छिन चुका है सर, आपको पता नहीं, मैं बता रहा हूं आपको। जस्टिस आदर्श कुमार गोयल जो अभी सुप्रीम कोर्ट से रिटायर हुए हैं, 2007 में उन्होंने बाकायदा पंजाब हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, वो फैसला दिया है कि पंजाब में सिखों को माइनॉरिटी का दर्जा नहीं मिलेगा क्योंकि वो सोशली, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली डोमिनेंट है। वो मामला सुप्रीम कोर्ट आया, पहले 3 जजों ने सुना, अब वो 5 जजों के सामने पेंडिंग है। संविधान पीठ ने 2016 में 2 दिन सुनवाई किया था। अमेकस कुरी अध्यार्जुना साहब की डेथ हो गई, इसलिए वो मामला पेंडिंग है। तो सिखों का अल्पसंख्यक का दर्जा पंजाब में ऑलरेडी हाई कोर्ट ने खत्म कर दिया था, सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। हमारा केवल इतना कहना है, या तो आप इंटरनेशनल डिफिनीशन अडॉप्ट कर लीजिए। यूएन की डिफिनीशन कहती है एनी ग्रुप आर कम्युनिटी विच इज सोशली, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली नॉन डोमिनेंट, इनफीरियर इन पॉपुलेशन, यानी 1% से कम है, या तो वो अडॉप्ट कर लीजिए, अदरवाइज एक परिभाषा बना लीजिए। लेकिन ये तो कोई बात नहीं हुई ना। इसी को हम समझने की कोशिश करेंगे, मैं अश्विनी जी आपके पास आऊंगा, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले जो आपने बात कही थी, मैं जस्टिस खान साहब से उसे समझने की कोशिश करूंगा। खान साहब, क्योंकि अगर पैरामीटर देखा जाए माइनॉरिटी स्टेटस या अकलियत का, 2 चीजें हैं, एक तो सेंटर लेवल पर और दूसरा स्टेट लेवल पर। इसे कैसे स्वीकार किया जाए कि इसे माना कहां जाएगा, सेंट्रल लेवल पर, मरकजी सतह पर, या फिर रियासती सतह पर, स्टेट लेवल पर? देखिए, इसमें बिल्कुल साफ बात है कि माइनॉरिटी स्टेटस से सबसे बड़ी बात यह कि जो कंफ्यूजन है कि माइनॉरिटी स्टेटस से कोई स्पेशल स्टेटस मिल रहा है। मुझे आज तक ये समझ नहीं आया कि कौन सा स्टेटस ऐसा है जो माइनॉरिटी होने के बाद आदमी क्लेम कर सकता है। आज तक बहुत से ऐसे माइनॉरिटी, बल्कि ऐसे, कल तो एक मैं रिपोर्ट पढ़ रहा था कि डीजीपी यूपी के थे, उन्होंने ये अफसोस जाहिर किया कि एक मुसलमान है इसलिए उनके साथ ज्यादती हो रही। तो ये समझ भी नहीं आता है कि ये अश्विनी उपाध्याय जी को, खान साहब, अश्विनी उपाध्याय जी को सबसे बड़ी खलिश इसी बात की है कि मुसलमान माइनॉरिटी होकर फायदा उठा रहे हैं सेंटर से, और हमारे हिंदू भाई नहीं उठा पा रहे हैं।
आज तक कोई फायदा मुसलमानों, मुझे आज तक ऐसा नहीं महसूस हुआ। नहीं नहीं आपने आपका, मैं ये नहीं कह रहा हूं जी, नहीं हुरैरा साहब, नहीं आपकी लड़ाई तो इसी बात की है कि हिंदू माइनॉरिटी में होने के बावजूद भी, कुछ स्टेट्स में हिंदू माइनॉरिटी में होने के बावजूद भी वो फायदे नहीं उठा पा रहे हैं। मैं आपको डेफिनेशन पढ़ के सुना रहा हूं जो यूनाइटेड नेशन से नहीं हुरैरा साहब, एक मिनट मैं क्लैरिफाई कर देता हूं। उसमें क्लियर दिया हुआ है, The term minority includes only those non-documented जो groups केंद्र in सरकार population। को असीमित पावर देता है जी, ऐसा है कि ये जो पावर, सेक्शन 2C जो केंद्र सरकार को असीमित पावर देता है, मैं अश्विनी जी हमने उसी को चैलेंज किया है कि बिना किसी ग्राउंड वर्क, बिना किसी होमवर्क के जी, आप ये देखिए लक्षद्वीप में 96% मुस्लिम है, कश्मीर में 70%, आसाम बंगाल में 35%, केरल में 27%, उत्तर प्रदेश और बिहार में 20%, वो माइनॉरिटी कहलाएंगे। मिजोरम, मेघालय, नागालैंड, अरुणाचल, गोवा, केरल, लेकिन मेरा सवाल अश्विनी जी ये थी कि आपको परेशानी इसी बात की है, अश्विनी जी परेशानी इसी बात की है कि जो इन स्टेट में लक्षद्वीप का 2%, अश्विनी जी, लेकिन परेशानी आपको तो इसी बात की कि सेंटर की तरफ से भारी भरकम जो स्कीमें मिलती हैं, जो बजट मिलता है, उसका फायदा माइनॉरिटीज उठाती हैं, और मुसलमान और हिंदू इन स्टेट्स में माइनॉरिटी हैं लेकिन वो फायदा नहीं उठा पाती हैं। परेशानी तो इसी बात की आपको ज्यादा जो है वो सुनिए अबू हुरैरा साहब, फायदा उठा ये कहां का इंसाफ है, ये कहां का इंसाफ है कि लक्षद्वीप में 96% जनसंख्या माइनॉरिटी कहलाए और 2% जनसंख्या मेजॉरिटी कहलाए, मिजोरम में 2%, नागालैंड में 8%, मेघालय में मात्र 11% हिंदू, तो 2% लेकिन जो समुदाय 2% है वो तो मेजॉरिटी कहलाए, और जो 96% है माइनॉरिटी कहलाए। ये कहां का नियम है भैया? नहीं, लेकिन अश्विनी उपाध्याय जी, अश्विनी उपाध्याय जी, अश्विनी उपाध्याय जी, 2% मेजॉरिटी कहलाए। अश्विनी उपाध्याय जी, आप 98 में हिंदू माइनॉरिटी को लेकर एक रिपोर्ट पेश की थी ताहिर महमूद साहब ने, लेकिन उस वक्त की सरकार ने उसे माना नहीं था, और उस वक्त बीजेपी की तरफ से भी बहुत आवाजें उठी थी। नहीं, उसके पहले सैयद शहाबुद्दीन साहब ने किया था। एक मिनट मैं आपको बता दूं और क्लैरिफिकेशन दे दूं। सैयद शहाबुद्दीन साहब राज्यसभा के सांसद थे, मुस्लिम लीग से थे, उन्होंने ये प्राइवेट मेंबर बिल पेश किया था। 1900 मुझे लगता है 1991 या 1992 की बात है, कर रहे मुस्लिम नहीं 1995 की बात है। मुस्लिम लीग के नहीं थे वो, शहाबुद्दीन साहब, शहाबुद्दीन मुस्लिम लीग के नहीं थे, मुस्लिम लीग के नहीं रहे, वो तो किशनगंज से जीत के आए थे। ठीक है, लेकिन मुस्लिम लीग में तो कभी गए नहीं है। नहीं, एक बात आपको बता दें, गलत मालूमात दे रहे हैं। गलती हो गई होगी, वो मुस्लिम लीग वाली गलती हो गई होगी, ठीक है, झूठ बोलते रहो। नहीं ठीक है, देखिए अल्नासिर जकरिया साहब मैं आ रहा हूं, अल्नासिर जकरिया साहब, देखिए बहुत सेंसिटिव इशू है यार, आपको पता है बहुत सेंसिटिव इशू है। मैं ठीक है, अल्नासिर जकरिया साहब, बातें बता रहे, अल्नासिर जकरिया जी, मैं आ रहा हूं। अश्विनी उपाध्याय जी, बहुत शॉर्ट में आप जवाब दीजिएगा कि ये इशू आखिर आपने उठाया क्यों है? ऐसा है, इसका जवाब तो आपने दिया ही नहीं कि भाई इशू उठाया क्यों है आपने? सरकार ने जो है अल्पसंख्यक मंत्रालय बनाया। ठीक है, नोमानी साहब मैं आ रहा हूँ, जकरिया साहब, मैं आ रहा हूँ, मैं आप लोगों के पास आ रहा हूँ, क्योंकि अश्विनी जी से जुड़ा हुआ मामला है। पहले उन्हीं का क्लेरिफिकेशन ले लिया जाए, उन्हीं से जवाब ले लिया जाए। अश्विनी जी, नियत क्या है इसके पीछे? 2017 से आप लगे हुए, नियत क्या है आपकी? क्या चाहते? बिल्कुल, हमारा केवल एक पर्पज है कि जो तुष्टि इस अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक के नाम पे जो लोगों को बांटा जाता है, ये विभाजन खत्म हो, एक पैरामीटर, एक परिभाषा तय हो जाए। उस परिभाषा में सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है उसके अकॉर्डिंग जिस राज्य में जो उस खांचे में बैठे उसको उसका लाभ मिलना चाहिए। ठीक है भाई, ठीक है, आपकी बात पूरी हो गई, मुझे बात समझ में आ गई। मैंने बहुत टाइम दिया, मेरे पास डिबेट में इतना टाइम नहीं है। अश्विनी जी, मैंने बहुत टाइम दे दिया, आपकी बात समझ में आ गई। अश्विनी जी, आपकी बात समझ में आ गई। अब्बास अली जैदी साहब, ये तो सरकार के ही हाथ में है, सरकार के इख्तियार में, वो जब चाहे तब एक तरह से ये पैरामीटर तय कर सकती है, लेकिन सरकारें खुद एक तरह से इस पर सियासत करती हैं, इस तरह के इशू पर।
नहीं, मैं यही कह रहा था कि 5 साल तक एक बड़े बहुमत की हुकूमत थी। ऐसी हुकूमत की जो 30 ऑर्डिनेंस लेकर के आई है, जिसने एक कीर्तिमान स्थापित किया इस देश में ऑर्डिनेंस लाने का। अरे आप अगर डेफिनेशन नहीं थी तो डिफाइन कर देते, कोई बहुत बड़ा काम नहीं था। आप वो जवाब नहीं देंगे, आप नहीं बोल रहे हैं। देखिए, जब आप बोल रहे थे अश्विनी जी, मैं आपकी आवाज के ऊपर भी आवाज कर सकता हूँ, लेकिन ये सिखाया नहीं गया है मुझे। आप मेरी बात सुन लीजिए। केवल आप जिन हिंदू भाइयों को स्टेटस दिलाने की बात कर रहे हैं, उन हिंदू भाइयों को कश्मीर में जहां आतंकवाद ने उनको मजबूर कर दिया था अपना घर कारोबार छोड़ के जाने पर, कितनों को वापस कर दिया आपने अपनी 5 साल की सरकार में। अगर इस देश में नौकरियां दे देती तो हिंदू भाइयों को ही तो नौकरियां ज्यादा मिलती। इस देश में कम से कम किसी हिंदू किसान को तो आप आत्महत्या न करने देते। वास्तविकता यह है कि आप एक मामले में कांग्रेस से बिल्कुल नहीं खाते हैं। अल्पसंख्यकों के मामले में कांग्रेस को भी आपने पीछे छोड़ने का काम किया है। इस प्रदेश में, इस देश में आपकी 5 साल हुकूमतों में देखा है कि अल्पसंख्यकों को किस तरीके से उनके जायज हक से महरूम रखा गया है। नाम के लिए आपने कागज पे कम बजट दिया और कम बजट देने के बाद भी आपने उसको लागू नहीं किया, खर्च नहीं दिया। आप इस देश के सामने अश्विनी जी, आप लोग की बात पूरी हो गई। मैं अब्दुल हमीद नोमानी साहब के पास जाऊंगा। अब्दुल हमीद नोमानी साहब इनकम के मुकाबले में अब्बास अली ज़ैदी, अब्बास बात पूरी हो गई आपकी। अब्बास जी बात पूरी हो गई। धारा 301 अब्बास जी बात, नोमानी साहब सुन लीजिए। नोमानी साहब मेरा सवाल सुन लीजिए। नोमानी साहब, मुझे तो लगता है पूरा मामला अश्विनी उपाध्याय जी समझते हैं कि माइनॉरिटी का जो स्टेटस दिया गया इसमें भारी भरकम बजट आता है जिसका माइनॉरिटी इस्तेमाल करती है और मलाई जो है माइनॉरिटीज के हिस्से में जाती है इन रियासतों में। लेकिन मेरे हिसाब से अब्दुल हमीद नोमानी साहब ये समझ नहीं रहे कि सरकारों का झुंझुना है, सिर्फ ऐलान होता है, मिलता कुछ नहीं है। बिल्कुल झुंझुना है। अल्पसंख्यकों को, अकलियतों को कोई फायदा नहीं होता है। मैं कहता हूं कि या तो आप देश स्तर पे जो है अल्पसंख्यक को परिभाषित कीजिए या स्टेट लेवल पे। मुसलमानों को कोई जो है बहुत फायदा होने वाला है ना नुकसान होने वाला है। करोड़ का बजट ये केवल जो है ये राजनीतिक स्टैंड है उपाध्याय साहब। मैं कहता हूं होने दीजिए, जो है परिभाषित कीजिए, आप जो है कराइए जो है एक तरफ आप कह रहे हैं कि भेदभाव खत्म होना चाहिए, दूसरी तरफ आप भेदभाव करना चाह रहे हैं। ये जो विरोधाभास है, ये तजाद है, ये खत्म कैसे होगा? ये ठीक है, देखिए एक करके बात रखिए। अब्बास साहब, नोमानी साहब एक करके बात रखिए। नोमानी साहब, अब्बास साहब एक करके देखिए, बात रखिए तो बात समझ में आएगी, बात समझ में आएगी। अब्बास साहब एक करके बात रखिए। नोमानी साहब जल्दी से 20 सेकंड में बात पूरी कर लीजिए। एक करके बात रखिए। मैं कह रहा हूं इसमें जो है वो कुछ होने वाला नहीं है, ये केवल जो है राजनीतिक स्टैंड है। मुसलमानों का नफा नुकसान इससे बिल्कुल ठीक है। अल्लाह से ज़करिया साहब, अल्लाह से ज़करिया, मैं इसको बहुत ज्यादा महत्व भी नहीं देना चाहता। नोमानी साहब टाइम आपका हो गया। नोमानी साहब आपका टाइम पूरा हो गया। जो है वो मैदान में नोमानी साहब टाइम पूरा हो गया। अल्लाह से ज़करिया साहब, क्या आपको भी एक सियासी चाल लगती है? 2017 में उठाया गया, हालांकि सरकार चाहती तो सरकार बहुत कुछ इसमें कर सकती थी। अबू हुरैरा, सबसे पहले तो हम यहाँ डिबेट जब करते हैं तो सबकी बात सुनी जाती है। अगर उपाध्याय जी अपनी वाणी सुनाते रहेंगे, अपनी मन की बात करते रहेंगे, नहीं देखिए उपाध्याय जी से मामला जुड़ा हुआ है, उन्हें टाइम ज्यादा दिया जा रहा है। इंटरप्ट नहीं करेगा ज़करिया साहब, ठीक है, आप अपनी बात रखिए जी। उनको किसने अधिकार दिया है लोगों को इंटरप्ट करने का? उनको किसने अधिकार दिया? उनका चेंबर है। देखिए इशू पर आ जाइए ज़करिया साहब, टाइम कम है हमारे पास, टाइम चेंबर पर आ जाइए। हम डिबेट पे आए हुए, तो इनको, मैं मुद्दे पे आ रहा हूं जी, मैं इशू पे आ रहा हूं, मुझे मेरी बात कंप्लीट करने दिए, वरना मैं मेरी बात स्टार्ट नहीं करूंगा। मुद्दा ऐसा है, उपाध्याय जी कह रहे थे कांग्रेस को सपना आया था, सपने में तो प्रधानमंत्री रहते, दिन के सपने देखते वो हकीकत होते, ये रात में भी सपने देखते, दिन में भी सपने देखते। डीमोनेटाइजेशन के टाइम पे सपना इनको आया था। बात ये चल रही है कि पिछले 5 सालों में अकलियतियों के इन लोगों ने क्या किया, बीजेपी ने, आरएसएस ने क्या किया? लव जिहाद, गांव रक्षक, मुसलमानों को
मारा काटा। अब ये माइनॉरिटी की बात कर रहे हैं, क्यों बात कर रहे हैं? हिंदू अल्पसंख्यक है वहां पे कांग्रेस हिंदुओं का विरोध क्यों कर रही है? कांग्रेस हिंदुओं का विरोध क्यों कर रही है? आप तो सीधे कह रहे हैं, आप जरा खामोश रहोगे? हिंदू रहे आपको बीजेपी ने ट्रेनिंग नहीं दी है, हिंदुओं का बीजेपी ने ट्रेनिंग नहीं दी है क्या? कोई बात कर रहे हैं उसकी बात को काटो, नहीं चाहिए क्या? बात करो। हम पहले तो आप अपना होमवर्क करके आओ। आपको ये भी नहीं पता है कि कौन सी पार्टी का मेंबर है, आपको ये भी पता नहीं है जहां पे 2% पार्टी का मेंबर है, फायदा मिले, क्या तो बात कर रहे हो? उनको फायदा मिले, आपको किसने? ठीक है ठीक है ठीक है, मैं जस्टिस खान साहब के पास जाऊंगा। जस्टिस खान साहब से मैं एक काम का सवाल करने जा रहा हूं। आप लोग जितने पैनलिस्ट हैं आप लोग सुनिए थोड़ा सा। जकरिया साहब मैं जस्टिस खान के पास जा रहा हूं। जस्टिस खान साहब, अरे मुद्दे में बात, जस्टिस खान साहब, जस्टिस खान साहब, नुमानी साहब बात आपके पूरी, मैं आऊंगा आपके पास, फिर आऊंगा नुमानी साहब, मैं आपके पास फिर आऊंगा। जकरिया साहब आपकी भी बात पूरी हो गई, बात पूरी हो गई। मैं जस्टिस खान साहब इस इशू को लेकर, हिंदू माइनॉरिटीज के इशू को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाना कितना जायज है? क्या सेंट्रल गवर्नमेंट इस इशू को नहीं हल कर सकती थी? क्या उसके इख्तियार में नहीं आता ये इशू? कोर्ट जाना क्या बेमाने नहीं नजर आता है आपको? ये पहले भी बीजेपी ने इसमें देखा, और लेकिन उस टाइम कोई इशू नहीं था। माइनॉरिटी का एक स्टेटस है, माइनॉरिटी का स्टेटस से किसको फायदा हो रहा है, कहां रकम जा रही है, कहां जा रही है, इसका इतना ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग और इतना ज्यादा प्रोपेगेंडा है, कुछ नहीं। एक मामूली सा तबका है जिसको थोड़ा, मैं ये चाह रहा हूं कि क्या कोर्ट जाके ही मसले का हल होगा? कोर्ट जाना ही एक मसले का हल है या सरकार के इख्तियार में भी आता है? मसले हक नहीं, क्योंकि ये कोर्ट का मसला ही नहीं है। ये है कि ये हमारी जन्मभूमि है, और जन्मभूमि में जो भी है वो सब एक है। इसलिए भारत के टुकड़े करना और भारत को अलग अलग बटाना और बांटना कि साहब ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये अगर कोई माइनॉरिटी में है तो माइनॉरिटी का मतलब ये हिंदू मुसलमान नहीं है। माइनॉरिटी का मतलब है एक डिस्टिंक्ट स्क्रिप्चर, डिस्टिंक्ट कल्चर, डिस्टिंक्ट एजुकेशन, डिस्टिंक्ट ट्रेडिशन, ये है माइनॉरिटी का मतलब। और इसको गलत समझ के और ये करना एक बहुत बड़ी गलती है। और इसको अगर समझ के ये कोई समझ रहा है कि मुसलमानों को इससे फायदा हो रहा है, या मुस्लिम मंत्रालय वसील में ऐड वगैरह दिखाते ना, तो उसमें दिखाते हैं कि आज वो उसको ये मिल गया, उसको स्कॉलरशिप मिल गया, ये मिल गया। इससे इतनी ज्यादा गलतफहमी हो रही है, कोई भी आज तक कोई फायदा नहीं हुआ। मैं तो माइनॉरिटी कमीशन, माइनॉरिटी मिनिस्ट्री से जुड़ा हुआ हूं, मैंने उनके काम किए हैं, मैंने उनके वक्फ के बारे में रिपोर्ट दी है। यहां तक कि मुस्लिम्स की जो प्रॉपर्टी है, जो कि एक्सक्लूसिव जी चीज है वक्फ, उसमें इतना ज्यादा दखलंदाजी है और इतना ज्यादा बेमानी हो रही है कि उससे ज्यादा मुसलमानों का जो कि अपना हक है, जो कि केवल मुसलमानों का है, उसमें भी ये कहा जा रहा है कि साहब ये जो प्रॉपर्टी है इसमें कोई भी दूसरा उसमें पार्टीशन कर सकता है। ठीक है अश्विनी उपाध्याय जी, यहां पर सवाल जो बात खान साहब ने कही है, जस्टिस साहब ने जो बात कही है, यहां पर सवाल यही उठ रहा है कि अदालत जाने की आपको जरूरत क्या थी? क्योंकि इस नोटिफिकेशन में सरकार खुद अमेंडमेंट कर सकती है, तरमीम कर सकती है, रद्दोबदल कर सकती है, और मामला सरकार के हाथ में ही है। फिर आप कोर्ट क्यों गए? नहीं, पहली बात तो मैं आपको बता दूं, शायद खान साहब ने हमारी पिटीशन को ठीक से पढ़ा नहीं है। हमने नेशनल माइनॉरिटी कमीशन का सेक्शन 2 चैलेंज किया है, जो केंद्र सरकार को असीमित पावर देता है कि केंद्र सरकार जब चाहे जिसको माइनॉरिटी घोषित कर दे, बिना डिफिनीशन बनाए, बिना पैरामीटर के, बिना किसी रिसर्च के, बिना ग्राउंड के। हमने उसी को बोला है, दिस इज आर्बिट्ररी। कोई सरकार जिसको मन करेगी किसी को घोषित कर देगी। इसलिए हमने कहा कि आप सेक्शन 2C जो माइनॉरिटी कमीशन है, इसको आप डिक्लेयर करिए अनकॉन्स्टिट्यूशनल। उसके बाद सरकार आप या तो खुद आप जो यूनियन की परिभाषा अडॉप्ट कर लीजिए, अदरवाइज का पैरामीटर सेट करिए। एक डिफिनीशन तो बननी चाहिए ना। अरे भैया, माइनॉरिटी कौन है इसको समझ में नहीं आ रहा है कि माइनॉरिटी की परिभाषा से दिक्कत क्या होने वाली है। अरे सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भरोसा है कि नहीं आपको? आपको सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा है ना? आप जरा साहब जरा देखो, भारत में जिस पार्टी को 30% वोट दिया, समझिए जरा, सुनिए, भारत में और यहाँ पे 90% वाले माइनॉरिटी बने हुए हैं, ये कोई बात है क्या? अब्बास अली साहब,
हुरैरा साहब करेंगे। मैं अभी टाइम है, मैं सबके पास आऊंगा, मैं सबके पास आऊंगा, एक एक करके बात करेंगे। जिसे रिएक्शन देना अपना हाथ उठा दे, मैं उसके पास आ जाऊंगा। मैं अब्बास साहब आ रहा हूं जी। अश्विनी जल्दी से बात पूरी कर लीजिए, अश्विनी जी बात पूरी कर लीजिए, जल्दी से बात पूरी कर लीजिए। मैं चाह रहा हूं कि डिस्टर्ब ना हो बीच में। जी अश्विनी जी बात पूरी कीजिए आप। गलत बयान कर रहे हो। हुरैरा साहब भारत में जिस पॉलिटिकल पार्टी को 30% वोट मिलता है उसकी सरकार बन जाती है, और जिन राज्यों में 96% लोग हैं अगर वो भी माइनॉरिटी हैं तो इसका मतलब जो सरकार बन रही है वो माइनॉरिटी गवर्नमेंट बन रही है। क्या बात कर रहे हैं? अरे जहां पे 28%, 29%, 30% पे सरकार। तो मेरा सवाल तो अश्विनी जी यही था कि सरकार आपकी है, सरकार नोटिफिकेशन में अमेंडमेंट क्यों नहीं करती है? यह आपकी सरकार है ना। जो बात अब्बास अली साहब उठा रहे हैं, अब्बास अली साहब, ये तो सरकार के ही हाथ में है। सरकार अगर चाहे तो तरमीम कर सकती है, रद्दोबदल नोटिफिकेशन में कर सकती है, बिल्कुल कर सकती है। देखिए अबू हुरैरा भाई, अरे भैया मेरा फंडामेंटल राइट है, मैं वकील हूं, उन्होंने मैं कहा PIL फाइल कि कर हमने सकता हूं, एक मिनट रुक जाइए कि हमने माइनॉरिटी कमीशन के उस अख्तियार का हमने विरोध किया है कि जिसने केंद्र सरकार को असीमित अधिकार दिए हैं। उसके बाद उन्होंने बड़े बड़े भाषण और बड़ी बड़ी तकलीफें बताई कि साहब हिंदू समाज को फला फला स्टेट में बड़ी दिक्कत है और एकदम से अपलिफ्टमेंट हो जाएगा। हमारा कहना है कि अगर आप जानते हैं कि ऐसे प्रावधान हैं कि केंद्र सरकार बगैर सोचे समझे माइनॉरिटी स्टेटस डिफाइन कर सकती है, तो 5 साल तक मुंह में दही क्यों जमा रहा? आपको पहले उन 8 स्टेट्स में हिंदुओं को एक सम्मान दिला देना चाहिए था, उसके बाद अदालत जाकर के उसको चैलेंज करा देते कि कोई उसको हटा ना पाए। वास्तविकता यह है कि गांव में रहने वाला एक गरीब जिसके सर पे कपड़ा नहीं है, आप क्या करते रहे? की बीमारी आपके मुंह में दही जमी हुई थी क्या? बादशाह कह देंगे तो उसके हालात नहीं बदलने वाले। आपको हिंदुओं की वोट नहीं चाहिए क्या? आपको आप हिंदुओं के दुश्मन है, उसको आपको हिंदुओं के हालात नहीं बदलेंगे। अश्विनी उपाध्याय जी 2002 में, क्योंकि आप कानून से जुड़े हुए हैं, आप कानून से जुड़े हुए हैं अश्विनी उपाध्याय जी, आपने अश्विनी उपाध्याय जी कुछ देर पहले आपने 2002 का जिक्र किया था। 2002 में सुप्रीम कोर्ट की जो संवैधानिक बेंच थी उसने फैसला दिया था कि माइनॉरिटी का दर्जा रियासती सतह पर, स्टेट लेवल पर मिलना चाहिए। उसके बाद आप लोग खामोश क्यों रहे 2002 के बाद से? हाँ नहीं आपको मैं बताता हूं। 2002 का जो फैसला आया उसके बाद 2005 का एक फैसला और आया बाल पाटिल का, जिसमें उन्होंने जैन को माइनॉरिटी की दर्जा मना कर दिया। उसके बाद 2007 का फैसला आया। 2007 में पंजाब हाई कोर्ट ने सिखों का माइनॉरिटी का दर्जा खत्म कर दिया पंजाब में, उसी जजमेंट के आधार पे। तो हम उसी आधार पे तो गए। अब आप भैया ऐसा है, PIL फाइल कर सकता हूं, मेरा फंडामेंटल राइट है। मैंने आर्टिकल सब ट्रिपल तलाक मैंने फाइल किया, पॉलीगैमी हलाला मैंने चैलेंज किया, आर्टिकल 35 में मैंने चैलेंज किया, आर्टिकल 370 मैंने चैलेंज किया। नहीं, जब सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही है, जब आपका संविधान दे रहा है कि कानून तो आपको परेशानी क्यों है? जब आपका संविधान दे रहा है उस चीज को, भाई जब कानून के तहत आपकी सरकार के पास खुद अधिकार है, संविधान नहीं दे रहा है ना, अधिकारों का प्रयोग क्यों नहीं करने दिया? तो फिर सरकार से कहिए ना, सरकार के तो इख्तियार में आता है अश्विनी उपाध्याय जी। सरकार अपना काम करेगी, वकील के नाते मैं अपना काम कर रहा हूं। भैया सरकार अपना काम करेगी, वकील के नाते मैं अपना काम कर रहा हूं। जब PIL फाइल होगी सरकार अपना जवाब देगी। अश्विनी जी तब तो आप ये स्वीकार कीजिए कि भारतीय जनता पार्टी ने कम से कम इन 8 स्टेट्स में हिंदुओं के साथ इंसाफ नहीं किया। आप स्वीकार करिए कि भारतीय जनता पार्टी और मोदी की सरकार ने कम से कम 8 स्टेट में हिंदू समाज के लोगों को कम जनसंख्या होने के बाद भी उनको माइनॉरिटी स्टेटस नहीं दिया। आप स्वीकार करिए इस बात को। आप हिंदुओं को माइनॉरिटी के दर्जा के खिलाफ हमको नहीं लग रही, हमको तो ये हो रहा है कि आप जैसा काबिल आदमी इतना घुमा के कान क्यों पकड़ रहा है? आप बताइए, आप इतना कान घुमा भारतीय जनता पार्टी कहती है मिलना चाहिए, आप बताइए मिलना चाहिए, अधिकारों का इस्तेमाल क्यों नहीं करवाया? मैं कह रहा हूं आप कान घुमा, भारतीय जनता पार्टी कह रही है आपको सरकार कांग्रेस के लोग बताए उन 8 राज्यों में दर्जा। ठीक है नोमानी साहब मैं 20 सेकंड के लिए आपके पास आना चाहूंगा। नोमानी साहब, क्या इस इशू के बाद मुसलमानों का नुकसान आप देखते हैं? अगर इन रियासतों में हिंदुओं को माइनॉरिटी स्टेटस की बात हो रही है तो क्या मुसलमानों का नुकसान आप देखते हैं?
बिल्कुल नहीं देखते हैं। मैं कहता हूं कि अगर जो है 20-21 राज्यों में कोई नुकसान नहीं है तो 8 राज्यों में क्यों नुकसान होगा? उपाध्याय साहब जो मुद्दा उठा रहे हैं उसमें मुसलमानों का कोई नुकसान नहीं है, हिंदुओं का भी कोई फायदा नहीं है। जस्टिस खान साहब, अब अगर वो जो है देश स्तर पे सुप्रीम कोर्ट ने गेंद नेशनल माइनॉरिटी कमीशन के पाले में डाल दिए, आगे क्या कुछ होगा? 20 सेकंड में आप बता दीजिए। 3 महीने का वक्त दिया गया, क्या कुछ होगा आगे? ऐसा है कि माइनॉरिटी कमीशन के ऊपर उनको दिया है कि डिफिनेशन उसकी बताएं और उसका करें। आज तक किसी चीज की डिफिनेशन, हिंदू वर्ड की डिफिनेशन तक नहीं आई है। और ये लोग हिंदू मुसलमान का डिबेट करते हैं या किसी मुद्दे का डिबेट करते हैं। यहाँ वो बात है कि माइनॉरिटी कौन है, माइनॉरिटी को क्या राइट मिलना चाहिए। चैंबर में बैठते हैं, ये बात तो आप समझाएंगे अश्विनी उपाध्याय जी को। नहीं, वो तो मैं देखता रहता हूँ। मैं इनके पिटीशन यही तो मैंने कहा कि हिंदुओं का आज तक डिफिनेशन नहीं हो पाई है, एडवाइस लेते रहते हैं। उसको परिभाषित ऐसा है कि किसी आदमी को अगर वो काम कर रहा है, जाहिर सी बात है ये मसला बड़ा कंफ्यूजिंग भरा है और कहीं ना कहीं टेढ़ी खीर है। अब देखना ये बहुत दिलचस्प होगा कि माइनॉरिटी कमीशन, अकलियती कमीशन के पाले में गेंद सुप्रीम कोर्ट ने डाली है। अब कौमी अकलियती कमीशन इस इशू में क्या कुछ हल निकालता है। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए अश्विनी उपाध्याय जी, अब्दुल हमीद नोमानी साहब, जस्टिस ज़िडियू खान साहब, अलनासिर ज़करिया जी और अब्बास अली साहब, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ प्राइम डिबेट में जुड़ने के लिए। आदाब।